नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प पर काम कर रही है और सुशासन के उच्चतम मापदंडों का पालन कर रही है। उन्होंने ये सांसद विधायक संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के दौरान कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया और विकसित राजस्थान 2047 के विजन को केंद्र में रहकर नीतियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार कमीशन के लिए काम करती थी और भ्रष्टाचार हावी था। पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। हमारी सरकार के 1.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने इसे पारदर्शी शासन की बड़ी उपलब्धि बताया और दावा किया कि बीजेपी सरकार सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सीएम का यह भी कहना है कि सरकार ने गरीबी मुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 से अधिक गांवों में गरीब परिवारों को बीपीएल मुक्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये प्रयास ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने सांसदों और विधायकों से केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। गणेश चतुर्दशी पर आज घरों और पंडालों में गणपति स्थापना हो रही है। आपको बता दें, कोटा शहर में 1000 के करीब छोटे बड़े पंडालों में पूजा अर्चना की गई। कोटा के राजा गणेश चौक स्थित खड़े गणेश जी सहित कई मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिली। आपको बता दें, गणेश जी को 5 किलो का छत्र चढ़ाया गया, सोने के वर्क से श्रृंगार किया गया। इसके अलावा मंदिरों को फूलों से सजाया गया। भोग के लिए 111 किलो घी के लड्डू बनाए गए। 21 किलो सोने चांदी के गहनों से उन्हें श्रृंगार किया गया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्य में किसानों को उर्वरक की भारी किल्लत का सामना करने की बात कही थी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास यूरिया और डीएपी खाद का भरपूर भंडार मौजूद है और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। शर्मा ने यह भी बताया कि अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान को लगभग 9 लाख मीट्रिक टन यानी एलएमटी यूरिया आवंटित किया था, जिनमें से 8 लाख के करीब एलएमटी की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। शेष 59,000 मीट्रिक टन इसी महीने के अंत तक पहुंच जाएगा। डीएपी के मामले में 4 करोड़ एलएमटी के आवंटन में से अब तक 3 एलएमटी की आपूर्ति जो है वो पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के पास वर्तमान में 1 करोड़ 86 एलएमटी यूरिया और 1.20 एलएमटी डीएपी और 0.81 एलएमटी एनपीके के साथ ही 1.93 एलएमटी एसएसपी खाद का भंडार है। इसके अलावा लगभग 8,000 एमटी यूरिया और 10,900 एमटी डीएपी अभी रेलवे के जरिए ट्रांजिट में है। उन्होंने ये भी बताया कि फॉस्फेटिक खाद का पिछले साल की तुलना में 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टॉक इस बार भी मौजूद है। अब रुक करते अगली खबर की। मेक इन इंडिया की रफ्तार अब राजस्थान की धरती पर दौड़ने को तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें, बीकानेर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वंदे भारत ट्रेन अब बीकानेर जो है वो पहुंच चुकी है। 2 दिन पहले ही बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के यार्ड में वंदे भारत ट्रेन के 8 कोचों का रैंक पहुंचा, जिसमें से सभी चेयर कार है। ट्रेन फिलहाल यार्ड में सुरक्षित खड़ी है और जल्द ही इसे बीकानेर से दिल्ली के बीच चलाया जाएगा। बीकानेर से सांसद और केंद्रीय विधि और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का
आभार जताते हुए कहा कि ये बीकानेर की जनता के लिए बड़ी सौगात है। हालांकि ट्रेन के नियमित संचालन की अभी तिथि और किराया तय नहीं हुआ है। रेल मंडल प्रबंधक रुपेश कुमार ने बताया कि प्रक्रिया जारी है और जल्द ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में बहुप्रतीक्षित वंदे भारत ट्रेन जी हां आ चुकी है। देख सकते हैं आप कि ये रैक है जो एक तरह से इसका यहाँ बीकानेर आ चुका है। अभी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी डेट आनी बाकी है कि कब से बीकानेर में यह ट्रेन चलेगी, रेगुलर चलेगी। जी हाँ, वंदे भारत ये ट्रेन है, मेक इन इंडिया। आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे की मेक इन इंडिया जो ट्रेन है, बहुप्रतीक्षित ट्रेन है। कह सकते हैं कि यहाँ इसमें अगर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये बीकानेर में जो वंदे भारत जो ट्रेन आई है वो चेयर कार है। चेयर कार निश्चित रूप से कुर्सियाँ लगी हुई है और चेयर कार है, इसमें प्रीमियम भी है, हर तरह की इसमें, लेकिन है ये चेयर कार जो कि बीकानेर से दिल्ली चंद घंटों में आपको पहुंचाएगी। देख सकते हैं लगभग 8 डिब्बे लगभग आए हैं और अभी तक यूँ मान सकते हैं कि अभी ये लॉक है, कस्टडी में है, टाइट सुरक्षा है इसकी। वंदे भारत ट्रेन है तो निश्चित रूप से जो आने वाला जो समय है राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर के लिए यादगार कह सकते हैं। शहर में बहुत पॉजिटिव वेव्स इसकी आई, बहुत सोशल मीडिया पे चीज़ों को लोगों ने शेयर किया और आप भी कई बार मेरे से पूछते थे कि आप कह के गए थे वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से चलेगी। तो ये मैं रेल मंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने बीकानेर दिल्ली के बीच में वंदे भारत रेलवे ट्रेन चला। अब इसमें हमारी तरफ से तैयारियां काफ़ी कुछ हो चुकी हैं और कुछ और भी हम अपना तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकलेगा रेलवे बोर्ड से और एनडब्ल्यूआर के हेडक्वार्टर से, तो उसका इनॉग्रेशन उसी हिसाब से। सर, रैक में कितने डिब्बे हैं? कुछ रैक में टोटल 8 डब्बे हैं। 8 डिब्बे हैं और कंटिन्यू उसी पूरा वेस्टिब्यूल से कंटिन्यूटी रहेगी सभी 8 को। ये चेयर कार है या सिटिंग? चेयर कार है। चेयर कार है। चेयर कार है और स्लीपिंग वाला नहीं है। स्लीपिंग वाला नहीं है, सारी चेयर कार है और मॉडर्न एक तरीके से मॉडर्न कोचेज है। फुली एसी होगा? फुली एसी हैं, ऑटोमेटिक, मतलब डोर क्लोजर, डोर ओपन डोर्स नहीं रहेंगे। जब गाड़ी चलेगी तभी चलेगी जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। पेंट्री वगैरह भी है इसमें? पेंट्री नहीं होती है, बट इसमें तो फूड सर्विसेज होती है। तो जैसे आपको रास्ते में ब्रेकफास्ट, लंच जो भी उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली सूटेबल है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें तो बीकानेर दिल्ली जो सराय रोला जो ट्रेन चलती है उसमें और इसमें अमूमन कोई किराए में फर्क? किराए का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन अंदाजे अंदाजे में मतलब अभी कितना सिमिलर रहता है, ज़्यादा फर्क तो थोड़ा बहुत होगा। मतलब इसमें अभी कह नहीं सकते कि उसका भी एक नोटिफिकेशन इशू होता है। फेयर स्ट्रक्चर अलग से इशू होता है। तो उसको यूँ माने कि हम अगले महीने यानी सितंबर से बीकानेर रन संभव हो सकता है? ऐसी संभावना तो है, बट कोशिश तो यही है कि अब रेक आ गया तो जल्दी इसका इनॉग्रेशन भी हो और जल्द ही उम्मीद ये की जा रही है कि ये ट्रेन चलेगी। के सिंह, बीकानेर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंपावती नगरी चाकसू आज आस्था, सेवा और भक्ति का केंद्र बन चुका है। आपको बता दें, देवनारायण भगवान की पद यात्रा जब चाकसू पहुंची तो पूरा कस्बा जैसे धर्म और संस्कृति की ऊर्जा से सराबोर हो उठा। आपको बता दें, जय श्री देवनारायण भगवान की जयकारों से पूरा चाकसू गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं की पद यात्रा जैसे ही फागी मोड़ से चाकसू में प्रवेश कर गई, पूरा कस्बा भक्ति, सेवा और सांस्कृतिक के रंग में रंग गया। चारों ओर ध्वजों की लहर, ढोल नगाड़ों की गूंज और पुष्प वर्षा से स्वागत ने माहौल को और भी ज्यादा अलौकिक बना दिया। वहीं वीर गुर्जर विकास संगठन समिति की ओर से फागी मोड़ पर भव्य स्वागत भी किया गया। श्रद्धालुओं का तिलक और मालाओं से अभिनंदन किया गया। वहीं वीर गुर्जर छात्रावास में पद यात्रियों के लिए भोजन, पानी, रात्रि विश्राम की उचित व्यवस्था की गई।
आपको बता दें कि भक्ति, सेवा और एकता का ये संगम न सिर्फ समाज को जोड़ता है बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी ही संस्कृति से जोड़ने का प्रेरणादायी प्रयास भी बन गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, नसीराबाद पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं ये चोरों के हौसले। दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर के बाहर एक व्यक्ति की बाइक से 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली गई और चोर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं राजकीय अस्पताल के पास स्थित इस मेडिकल स्टोर पर दिन दहाड़े हुई चोरी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल ग्राम झड़वासा निवासी नानूराम बैंक से 1.5 लाख की नकदी निकालकर घर लौट रहे थे। तभी बाइक पर पैसे रखे थे और दवाई लेने के लिए जैसे ही वो मेडिकल स्टोर रुके, एक शातिर चोर ने मौका देखकर नकदी से भरा बैग उड़ा ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना प्रभारी हुकुमगिरी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिनमें हेलमेट पहने हुए एक व्यक्ति साफ नजर आया, जो बैग निकालता है और बाइक पर बैठता है और अस्पताल की दिशा में फरार हो जाता है। मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जो है वो की जा रही है। जल्द ही इसका खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार नसीराबाद पुलिस चोरों तक पहुंच पाएगी या जनता को ऐसे ही असुरक्षा के माहौल में जीना होगा, क्योंकि वारदातें बढ़ रही है और भरोसा कमजोर होता जा रहा है। जरूरत है सख्त कार्रवाई की ताकि जनता को राहत मिल सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़ के दिवाला गांव में हुए मौताड़ा विवाद के बाद पुलिस पर हमला करने वालों पर अब कानून का भारी डंडा चल रहा है। मंगलवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पूरे शहर में जुलूस निकाला। हाथ जोड़कर माफी मांगते और सिर झुकाए हुए इन आरोपियों की हालत देखकर लोग स्तब्ध रह गए। पुलिस ने सरेआम आरोपियों से कहलवाया कि कभी भी पुलिस या किसी सरकारी कर्मचारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आपको बता दें कि 21 अगस्त की हिंसक घटना के बाद अब तक 16 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। कई के हाथ पैर टूटे हुए हैं और कुछ के बाल भी पुलिस की सख्ती की गवाही दे रहे हैं। सोमवार को 4 और गिरफ्तारियां हुई। मंगलवार को जब आरोपियों को भीड़ भरी सड़कों पर पैदल घुमाया गया तो हर कोई रुककर ये दृश्य देखने लगा। आपको बता दें, एसपी बी आदित्य पहले ही साफ कर चुके हैं कि पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये परेड न केवल जिले में चर्चा का विषय बनी है बल्कि एक सख्त संदेश भी बन चुकी है कि कानून से टकराओगे तो कानून कैसे जवाब देता है, ये दिवाला कांड से सीखो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आसाराम को राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मानने के मामले में बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि आसाराम फिर से जेल जाएंगे। कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। दरअसल सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई गई है। आपको बता दें, अब 30 अगस्त को आसाराम को सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर आसाराम दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, आसाराम को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है। पहले मामले में आसाराम को 2013 में जोधपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दूसरे मामले में सूरत की एक महिला ने उस पर गुजरात के गांधीनगर आश्रम में उसके साथ बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था। इस मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया और जनवरी 2023 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जल महलों की नगरी डीग में श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रिज यात्रा मेले के तहत
रविवार को एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। आपको बता दें, कृषि उपज मंडी परिसर में बनाए गए विशेष मेट पर पहली बार विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के पहलवानों ने दमखम दिखाया। इस दंगल का शुभारंभ डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। निर्णायक रहे चंद्रभान सिंह, वीरेंद्र सिंह और दशरथ सिंह ने बताया कि विभिन्न भार वर्गों में करीब 2 दर्जन मुकाबले हुए। बता दें कि नगर परिषद सभापति निरंजन के लाल टकसालिया के नेतृत्व में डॉक्टर शैलेश सिंह का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य और ग्रामीण जो है वो उपस्थित रहे। डीग में दंगल का आयोजन होता है, वो भी रियासतकालीन आयोजन है दंगल का। और डीग में पहलवानी का शौक शुरू से रहा है। बहुत मशहूर पहलवान, देश विदेश तक मशहूर पहलवान डीग के अंदर रहे हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 दिवसीय दंगल का आयोजन डीग में किया है। और आज जनता के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। और जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आई है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इतनी तेज़ बारिश के अंदर भी भीड़ यहाँ से टस से मच नहीं हुई और दंगल का पूरा आनंद ले रही है। कुश्तियों की जो कुश्तियाँ यहाँ पर हो रही हैं दंगल में, वो मैट के ऊपर हो रही हैं और साथ साथ उनके पॉइंट्स की कुश्तियाँ ओलंपिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पर कुश्तियाँ कराई जा रही हैं। अब हमारे जो डीग के युवा पहलवान हैं, उनको मिट्टी के अखाड़े से निजात मिल चुकी है। अब वो अपने मैट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे ओलंपिक्स के रूल्स फॉलो कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर डीग के अंदर पहलवानों के अंदर प्रतिभा बहुत है। आने वाले समय में डीग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां मंगलवार को गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, इस बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और साइबर क्राइम पर फोकस रहा। वहीं राज्य गृह मंत्री ने पुलिस की साइबर क्राइम पर निरंतर कार्रवाई की सराहना की और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और प्रभावी पुलिसिंग पर जोर दिया। वहीं एसपी ओम प्रकाश मीणा ने जिले में की गई कार्रवाइयों को पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट किया। बैठक में गो तस्करी पर रोक, मेवात क्षेत्र के अपराधों पर सख्ती, गश्त बढ़ाने की, लंबित मुकदमों की पेंडेंसी घटाने और सूचना आदान प्रदान के समन्वय बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। गृह राज्य मंत्री ने अधिकारियों की यह समीक्षा बैठक ली थी, जिस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आरएस 2023 परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की सत्यता जांच के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन कई उम्मीदवार निर्धारित समय पर बोर्ड के समक्ष नहीं पहुंचे। अब ये अभ्यर्थी आयोग के समक्ष अपनी दिव्यांग कैटेगरी को समान या अन्य कैटेगरी में बदलने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। ये मामला भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईमानदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बागोड़ा से है, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय जूना चैनपुरा में बुधवार को यानी आज 2 दिवसीय 67वीं क्लस्टर स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, खिलाड़ियों ने विद्यालय के प्रांगण में आकर्षण मार्च पास्ट कर अनुशासन और खेल भावना का संदेश भी दिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोना राम पीईओ बगोड़ा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि रहे सुरेंद्र सिंह चारल सहित कई गणमान्य जो है वो इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान किसान संघ अध्यक्ष चेला राम चौधरी ने कहा कि खेलकूद से विद्यार्थियों में अनुशासन, परिश्रम और टीम भावना विकसित होती है। छात्रों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी नाम रोशन करना चाहिए। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए तत्परता भी जताई। इस दौरान ग्रामीण और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बच्चों का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। श्री जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले के दौरान बंगाली साधुओं की पदयात्रा डींग पहुंच चुकी है, जहां नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। ये पदयात्रा श्री मदन मोहन जी मंदिर वृंदावन से प्रारंभ होकर विभिन्न मंदिरों और तीर्थों के दर्शन के बाद डींग में पहुंची है। आपको बता दें, यात्रियों ने गोवर्धन मोड़ के पांडे मोहल्ला में हरि कीर्तन किया, जहां पराशर परिवार ने सभी 600 साधुओं और हजारों भक्तों के लिए प्रसादी का प्रबंधन किया। भक्तों ने साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त कर कार्यक्रम को धन्य किया। वहीं यात्रा संयोजक और मंदिर महंत श्री 108 दीनबंधु महाराज ने बताया कि ये ब्रज यात्रा 523 वर्षों से चली आ रही है विरक्त परंपरा है, जिसकी शुरुआत श्री शिवा सनातन गोस्वामी जी महाराज के सानिध्य में हुई थी। उन्होंने कहा कि डीग में बंगाली साधुओं की सेवा पांडे मोहल्ला निवासी मदन पटवारी के पूर्वजों द्वारा शुरू हुई थी, जो आज भी उनके वंशजों द्वारा भक्ति भाव से निभाई जा रही है। ने शुरू की थी, तभी से चली आ रही है। करीब जो है 500 करीब बाबा जी और मोहल्ले वाले और रिश्तेदार वगैरह 1000 करीब हो जाते हैं। ब्रज यात्रा पद यात्रा आज से 523 वर्ष पहले श्रीपाद सनातन गोस्वामी ये प्रचलित किया था। जभी से विरक्त परंपरा चले आए हैं एवं चल रहे हैं। आज पराशर के घर में सेवा हुआ, वो लोग संतों को सेवा की। ये 84 कोष परिक्रमा करने से 84 लोग योनि से मुक्ति मिलते हैं, वो भी भाव से, दिल से, स्थानों का दर्शन, ठाकुर जी का लीला स्मरण ये करते हुए करने से ठाकुर जी का कृपा प्राप्त होते हैं। इसका अगली पड़ाव हम यहाँ से डीग से आदबद्री जाएंगे, आदबद्री से केदार, ऐसा ही पूरा 84 को परिक्रमा पूरा करेंगे। 19 सितंबर को वृंदावन मदन मोहन जी का मंदिर में कहते थे, जो कि हमारा गुरु जी जो है श्री 108 में श्री माधवदास जी बाबा जी महाराज, उनका तो कह रहे बचपन से हम उनको दर्शन करते आए और उनको सेवा हमारा पराशर पुरखा करते आए और अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायसिंह नगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और सप्लायरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 9 किलो 545 ग्राम डोडा पोस्ट सहित 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, थाना प्रभारी कलावती चौधरी के नेतृत्व में टीम ने गश्त के दौरान बाइक सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों द्वारा नशा तस्करी प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।